प्रतिदिन महिला दिवस भारत का विचार है। भारत जो है वो नारी शक्ति की बात करता है, तो स्वाभाविक है कि जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पुराने समय से लगा करके अभी तक की अगर बात करते हैं और कोई और आकर के हमको सक्षम बनाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। हम अंदर से सक्षम हैं, समर्थ हैं, अपने उस सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। परिवार के बिना एक स्त्री जो है उसका कोई महत्व नहीं है। दो चीज़ें, एक कि हम अपने अंतर्मन से उन चीज़ों को जानें कि हम कितने सबल हैं, कितने सक्षम हैं, कितने समर्थ हैं। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आप अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचान पाते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई पुरुष है तो शायद आपकी प्राथमिकता में उस काम के लिए महिला होती होगी कि शायद वो उसको ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा अच्छे ढंग से, कम टाइम फ्रेम में कर लेगी। फोकस ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। वो बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है एंड दे आर ऑब्वियसली वेरी मच अहेड इनटू देयर लाइफ एंड देयर करियर्स। पुराणों में लिखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक रथ के पहिए हैं। जब वो दोनों पहिए ठीक चलेंगे तो वो रथ ठीक चलेगा। तो कभी भी जीवन में कोई भी अल्प विराम जो है वो पूर्ण विराम नहीं होता। हो सकता है परिस्थितिवश आपने कुछ सोचा, वो पूरा नहीं हुआ, तो हार करके नहीं बैठना चाहिए। महिला दिवस केवल एक दिन ही नहीं बल्कि एक संकल्प है। एक महिला का दूसरी महिला को सहयोग करना और सम्मान करने का संकल्प है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर माला सिंह ठाकुर एंड वो एक सोशल वर्कर हैं, एजुकेटर हैं। शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड शी कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड जहाँ पे उन्होंने कई महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है। ABVP, VHP जैसे नॉन ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर काम किया और समाज के बदलाव के लिए बहुत काम किया है। जिनकी ये सोच है कि एक महिला दूसरी महिला का यदि समर्थन करती है तो वो एक नया भविष्य, नया समाज और नई सोच पैदा कर सकती है। आइए मिलते हैं डॉक्टर माला सिंह ठाकुर से। नमस्ते। कैसे हैं मैम? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया है मैम, बढ़िया है। मैम, आपका जितना भी कहा जाए बहुत कम है आपके बारे में, क्योंकि जैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ आप एक ऑल इंडिया कमेटी, अहिल्याबाई होलकर कमेटी की, त्रिशताब्दी कमेटी की शायद आप सेक्रेटरी हैं जी। एंड बहुत बहुत जगह आपका रोल अच्छा रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हर महिला अपने आप में अद्भुत है और जब हम एक महिला के विषय में बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम शक्ति और सामर्थ्य के विषय में बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एंड वो आई बिलीव कि आपकी पर्सनालिटी से दिखता है और आपके काम में भी वो शायद दिखती है बातें। एंड ऐसे कुछ चीज़ें हैं आज जो हम महिला दिवस मना रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि आपके थ्रू कुछ ऐसी हम चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाएँ जहां पे हम महिलाओं के लिए आगे क्या बेहतर बदलाव ला सकते हैं या उनकी सोच में क्या बदलाव लेके आ सकते हैं जिनसे कि आज वो आगे बढ़े, और यही शायद आपका काम है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैं और मेरी जैसी जितनी भी महिलाएं हैं शायद अलग से महिला दिवस मनाना ऐसा विचार नहीं करती होंगी। हम सबको तो लगता है कि हमारे लिए प्रतिदिन ही महिला दिवस है, क्योंकि हमने जिस देश में जन्म लिया है वहाँ स्त्री का जब हम रूप की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि अलग से महिला दिवस मनाना तो ये पश्चिम का विचार है। भारत का जो विचार है वो प्रतिदिन महिला दिवस भारत का विचार है। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि आई ऑल्सो एग्री ऑन इट, क्योंकि महिला दिवस सिर्फ एक दिन ही नहीं होता, हर दिन होता है यदि आप उन्हें सही से सम्मान करें और सही से उनके लिए सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो यस मैम, मैं जानना चाहूँगा कि फेमिनिज्म का आपके लिए क्या अर्थ है? फेमिनिज्म शब्द का आपने उपयोग किया। फेमिनिज्म पश्चिम का शब्द है। पश्चिम जो है वो नारीवाद की बात करता है, भारत जो है वो नारी शक्ति की बात करता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि पुराने समय से लगा करके अभी तक की अगर बात करते हैं तो कहीं भी भारतीय स्त्री जो है वो कमज़ोर नहीं दिखाई देती, और कोई और आकर के हमको सक्षम बनाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। हम अंदर से सक्षम हैं, समर्थ हैं, अपने उस सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही मैम, क्योंकि आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे महिलाओं को लेके कई लोगों का अर्थ अलग अलग आ गया है। फेमिनिज्म को लेके लोग थोड़े से आजकल हम देखते हैं चीज़ें बहुत अलग अलग हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में जो अत्याधुनिक समय में फेमिनिज्म बताया जाता है कि आपको परिवार से अलग रहना चाहिए,
आप खुद सक्षम हैं, अपने बच्चों को संभाल सकती हैं, तो फिर आपको परिवार की आवश्यकता क्या है। नारी सशक्तिकरण की जो परिभाषा आजकल गढ़ी गई है वो परिवार को छोड़ करके, स्वयं सब चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ तो हम कोई सबसे छोटी जो प्रार्थना है वो भी सहना भवतु सहनो भुनक्तु है। इसका मतलब है कि वो भी अकेले की नहीं है। तो हम अकेले जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। विश्व में हो सकता है कि सबसे छोटी इकाई हम स्वयं हैं, पर भारत में सबसे छोटी इकाई जो वो परिवार है। तो परिवार के बिना एक स्त्री जो है उसका कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैम। मैम, ये जैसे आपने परिवार की बात कही है अभी, परिवार से एक ये चीज़ आती है, जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो एक परिवार का क्या उसमें रोल होता है, जहाँ पे कि एक वुमेन एम्पावरमेंट में फैमिली कहाँ पे एक रोल प्ले करती है मैम? मुझे लगता है कि जब हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो संघर्ष केवल हम अकेला नहीं करते हैं। हमारे परिवार के जितने लोग हैं वो सब हमारे साथ उस संघर्ष को जीते हैं। हो सकता है वो हमको दिखाई ना दे। तो मुझे लगता है कि बिना परिवार की सहायता के, बिना परिवार के सहयोग के कोई भी चीज़ संभव नहीं है। आज हम जितने भी लोग हैं जो समाज में भगवान के आशीर्वाद से बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे परिवार का वो सहयोग है जो शायद सबको एकदम से दिखाई नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक रूप से सहयोग करना, जब आवश्यकता लगे तब हमारे लिए खड़े रहना, और जब जहाँ लगे कि हाँ परिवार की आवश्यकता है वहाँ परिवार हमेशा खड़ा है। जब दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ और आपके साथ परिवार है, तो मुझे लगता है वही आपकी जीत है। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बढ़िया बात कही। क्योंकि परिवार का एक ऐसा रोल प्ले होता है जहाँ पे कि यदि वो पीछे बैकएंड पे स्ट्रांग खड़े हुए हैं तो मेरे को लगता है कोई शायद हरा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। और भारत तो कभी भी दुनिया को जीतना ऐसा भारत का विचार ही नहीं रहा। भारत का विचार दिलों को जीतने का रहा है। तो मुझे लगता है कि हार जीत का तो कोई विषय नहीं है। समाज में हमने अपने लिए जो सोचा है, जो भी विचार हमने किया है, कोई संकल्प हमने लिया है, कोई सपना हमने देखा है, मुझे लगता है अगर उसको पूरा करना है तो परिवार उसमें बराबरी से सहयोग करता है। बिल्कुल सही बात है मैम। आजकल लेकिन मैम देखा जाता है कि भारत में कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि हम तय कर लें, हम दृढ़ संकल्प कर लें, तो मुझे लगता है कि कोई भी राह मुश्किल नहीं है। कोई भी हर्डल जो है वो हम हमारी ओर से ही सोच लेते हैं। कोई भी बैरियर है हम हमारी ओर से सोच लेते हैं। मुझे लगता है कि यदि ऐसा हमको लगता है कि हमारे आसपास का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है, तो अल्प विराम लेना चाहिए। उस अल्प विराम के समय में आसपास के वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए और उसके बाद फिर हमने जो सोचा है वहाँ तक जाना चाहिए। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। जैसे कि मैं जानता हूँ मैम आपके बारे में कि आप सेल्फ डिफेंस आप बहुत अच्छा सिखाती हैं महिलाओं को। एंड उसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए कि कब आपके मन में आया था, कब आपने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। 2003 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और उसके बाद जब भी बहनों के बीच में जाते थे तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार से ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं उससे अगर हमको अपने आप को सेफ रखना है तो एक ही बात ध्यान में है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अपनी सुरक्षा के लिए क्यों भाई पे, पिताजी पे या अन्य लोगों पर निर्भर होना है। वहीं से ये यात्रा शुरू हुई और जब सोचा कि बहनों को आत्मसुरक्षा तो सिखाना ही चाहिए, फिर लगा कि एक कोई टैगलाइन होना चाहिए, तो वो निकाली आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपके हाथ में अगर कोई छोटा सा भी कोई औजार है तो वो आपके लिए हथियार का काम कर सकता है। वहाँ से यात्रा शुरू हुई और ऐसा लगता है कि फिर धीरे 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 विद्यार्थी परिषद के काम में वो हम लोग करते चले गए। जब विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के काम में आना हुआ तो यहाँ तो मूल काम ही वही था कि बेटियों को आत्मरक्षा सिखाना, दंड चलाना सिखाना, तलवार चलाना सिखाना, नियुद्ध सिखाना और उनको अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा से जोड़ना। क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं तो जितने भी देवी देवता हैं सब सशस्त्र हैं। और जब भारत के गौरवशाली इतिहास को देखते हैं तो भी ध्यान में आता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का शस्त्र और आचार्य चाणक्य का शास्त्र रहा, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का शस्त्र और रामदास जी का शास्त्र रहा, तब जो देश है वो हमेशा सुरक्षित रहा। तो ऐसा लगा कि अगर वास्तव में बेटियों को अगर आगे आना है तो जो बहुत सारी आसपास की चीज़ें होती हैं, घर परिवार वाले पहले यही सोचते हैं कि इतना दूर पढ़ने जाएंगे तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे।
तो जब बेटी, आजकल अंग्रेजी में जो शब्द है कि बोल्ड, अगर बिटिया बोल्ड है और सब प्रकार की समस्याओं से निपटना जानती है, तो घर वाले भी थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर पढ़ने जा रही है तो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। और लगातार हमने इस काम को किया। फिर पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन की स्थापना की और उसके माध्यम से हम अभी लगातार जितने भी बेटियों के महाविद्यालय हैं, विद्यालय वहाँ जाते हैं और बेटियों को आत्मसुरक्षा के गुर सिखाते हैं। क्या बात है मैम। और जहाँ तक मुझे पता है, पुण्यार्थी शायद आपकी दोनों जी, मेरी बड़ी बिटिया का नाम पुण्या है, छोटी बिटिया का नाम ख्याति है। उन दोनों के नाम पे ही पुण्याति वेलफेयर फाउंडेशन हम लोगों ने कोविड के समय पे बनाया, शुरू किया था। बहुत मैम, उस समय ये सोच कैसे आई आपके उसमें? उस समय ऐसा लगा कि पूरा जो वातावरण है वो नकारात्मक था, सभी लोग घरों में थे। हम लोग तो क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उस काम के साथ साथ मैं कभी ब्रेक नहीं मिला। लेकिन आसपास जितनी भी खबरें आती थी तो लगता था कि वातावरण बहुत नकारात्मक है। और कुछ ही समय में मेरी सासू माँ जो हैं वो भी सेवानिवृत्त होने वाली थी, तो हम सब लोगों को लगा कि कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करना चाहिए। और ये हुआ कि बहुत सारे नाम सोचे गए, आखिरी में तय किया कि दोनों बेटियों का नाम जोड़ करके जो नाम है वो बनाया जाए। नाम बहुत अच्छा लगा, ऊर्जा देने वाला लगा, और हमने वहाँ से उसको शुरू किया कि कैसे शिक्षा, स्वावलंबन और स्वयं की सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पे हम काम करेंगे। इन 3 विषयों पे हम काम करते हैं। क्या बात है मैम। मैम, आपकी नज़र में यदि हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो उसका डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या होगी? मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में हर महिला सशक्त है। 2 चीज़ें, एक कि हम अपने अंतर्मन से उन चीज़ों को जानें कि हम कितने सबल हैं, कितने सक्षम हैं, कितने समर्थ हैं। जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब आप अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचान पाते हैं, तो कोई उस परिस्थिति को जान लेता है कि हाँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि परिस्थिति आती है, हम अपने सामर्थ्य को जान पाते हैं, लेकिन उसका बोध नहीं होने के कारण हम उसको पहचान नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि हर स्त्री समर्थ है, सबल है, सक्षम है, केवल उसको अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। और दूसरा, वर्तमान समय में जो एक नैरेटिव समाज में खड़ा किया जा रहा है कि एक स्त्री ही जो है वो स्त्री की दुश्मन है, चाहे हम टीवी चैनलों के माध्यम से देखें, फिल्मों के माध्यम से देखें, तो मुझे लगता है कि आज उस विषय में बात करने की आवश्यकता है कि अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि जिस सामर्थ्यवान समाज की कल्पना हम करते हैं तो वो दूर नहीं है। क्या बात है मैम। आपके इसी विचार से मेरे मन में आया था कि हमें ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं, जिन भी लोगों के बीच में बात करते हैं, तो हम इसी बात को करते हैं कि हम सबल, सक्षम, समर्थ कैसे होंगे। तो स्वाभाविक है कि एक छोटी सी बिटिया है तो अपनी शिक्षा, दीक्षा और बाकी सब चीज़ों के साथ साथ अपने संस्कारों को लेकर के वो चलती है। बड़ी होती है, विवाह होता है, अन्य परिवार में जाती है, तो जो हमारी दोनों कुल परंपरा है उसका निर्वाह करके जो भी उसने जीवन में सोचा है, जब वो उसकी ओर जाती है, तो स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों को साथ में जब लेकर के आगे जाएगी तो उस सक्षमता के साथ आगे जाएगी। और जीवन में सबसे आनंददायक अगर कुछ है तो वो है मातृत्व, जो एक स्त्री को सबसे ज़्यादा सबल बनाता है। आजकल एक नैरेटिव चलता है लोगों के दिमाग में कि अगर जीवन में बच्चे आए हैं तो हम काम कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आजकल जैसा भौतिकवाद की दुनिया, तो लोग एक ही प्रश्न करते हैं, हम इंजॉय कैसे करेंगे लाइफ को। तो मुझे लगता है कि ये हर्डल नहीं है, ये आपको वास्तव में महसूस कराता है कि आप स्त्री हैं। तो मातृत्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो स्त्री के जीवन का है। और हर किसी को मातृत्व जो है कि माँ बनने के बाद वो और सबल, और सक्षम, और सामर्थ्यवान हो जाती है। क्या तो बात मुझे है लगता है कि विवाह के पश्चात और ज्यादा सम्मान पूर्वक जो है दुनिया आपको देखती है, और माँ बनने के बाद आपको और सक्षम स्त्री के रूप में दुनिया देखती है। क्योंकि ये बात बहुत सही कही आपने कि जब हम कोई भी महिला माँ बन जाती है तो माँ बनने के बाद उनका एक जो पावर है, आई बिलीव वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। एंड ये चीज़ हमने आप में ही देखी है। मुझे लगता है कि हम जिस देश में रहते हैं, हम कहते हैं कौशल्या नंदन राम, हम कहते हैं देवकी नंदन कृष्ण, हम कहते हैं जीजाऊ के पुत्र छत्रपति। तो स्वाभाविक है कि माँ का जो है वो बच्चों के जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
और स्वाभाविक है कि जो स्त्री अपने संस्कार, संस्कृति, परंपराओं को साथ में लेकर के चलती है, तो स्वाभाविक रूप से हम देश में जिस प्रकार का वातावरण वर्तमान में देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण का विषय सभी और दिखाई दे रहा है। इसमें मेरा विचार कुछ अलग है। आपने कहा कि आपके लिए महिला सशक्तिकरण की क्या परिभाषा है, तो मुझे लगता है कि विश्व ने तो अब जाकर के महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, अब जाकर के ड्राइविंग लाइसेंस जो है दिया, ऐसे सारे देश जो अपने आप को विकसित मानते हैं। पर भारत में तो ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह कभी रहा ही नहीं। जब से हम स्वाधीन हैं तब से हम वोट डाल रहे हैं, जब से हम स्वाधीन हैं तब से हम गाड़ी चला रहे हैं। क्या बात है मैम, ये चीज़ लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पता सबको है लेकिन आगे नहीं आती बात। जी मैम, अभी हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति जी के बारे में। राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी जब बने तो एज अ वुमेन एम्पावरमेंट में उनका रोल बहुत बड़ा आया, क्योंकि यदि आई बिलीव वो बन सकते हैं तो सब बन सकते हैं आज के डेट में, या हमें उनसे एक इंस्पिरेशन मिलती है शायद। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को आपका क्या संदेश होगा यदि राष्ट्रपति जी के बारे में? मुझे लगता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जब भी उनका संवाद हम कहीं सुनते हैं, टीवी पर देखते हैं, मीडिया माध्यमों से जब दिखाई देता है, तो मुझे लगता है हम सबके लिए प्रेरणा है किस प्रकार से बहुत छोटे से स्थान से निकल करके राजनीतिक क्षेत्र में आना, फिर उसके बाद आज देश का जो सर्वोच्च पद है वो महामहिम राष्ट्रपति हैं, उसको सुशोभित करना। और जिस प्रकार से जब कोई स्त्री इस दायित्व पर होती है तो स्वाभाविक है कि उस प्रकार का सम्मान, उस पद की गरिमा, तो मुझे लगता है कि वो और बढ़ जाती है। और स्वाभाविक रूप से हम जिस देश में हैं वहाँ बहुत सामान्य व्यक्ति या बहुत सामान्य महिला भी आयामों को छू सकती है, ऐसा उसका संदेश हम सबको दिखाई देता है। और निकट भविष्य में वो सभी बहनें जो जीवन में बहुत आगे जाना चाहती हैं, तो हम सभी के लिए वो प्रेरणा है ही। वेरी गुड मैम। आपकी नज़र में मैम आदर्श सोसाइटी में महिलाओं का क्या योगदान है? मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदर्श सोसाइटी बिना महिलाओं के हो ही नहीं सकती। हम जब बात करते हैं तो अगर कोई महिला कहीं है, जब हम बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ 2-3 महिलाएं बैठी हैं, उस जगह का वातावरण देखिए, और कोई एक ऐसे स्थान का वातावरण देखिए जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, कोई भी महिला नहीं है, तो वो वातावरण जो है उसका अंतर हमको बताएगा कि हाँ, यहाँ पर महिलाएं हैं। उस स्थान की शुचिता, वहाँ होने वाली जो बातचीत है, उसकी गरिमा, वहाँ का जो वातावरण है, तो स्वाभाविक है कि एक आदर्श सोसाइटी की बात करते हैं तो उस स्थान पर महिलाओं की बड़ी भूमिका है। कैसे वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने जितने भी काम जो डेजिग्नेट किए हुए हैं उनके साथ वो न्याय कर पाते हैं। जब महिलाएं कहीं भी हैं तो लोग हर बार परफेक्शन जो है वो सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली। मुझे लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्त्रियों में हम कहते हैं कि सिक्स सेंस होता है, तो स्वाभाविक है कि अन्य लोगों से ज़्यादा क्षमता और सामर्थ्य है, तो इसको अलग प्रकार से नहीं लेना चाहिए, इसको भिन्न रूप में नहीं लेना चाहिए। अंग्रेजी में जिसको अदरवाइज कहते हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। इसको इस रूप में सोचना चाहिए कि जब हम में दूसरों से ज़्यादा सामर्थ्य है तो हर प्रकार की चीज़ के लिए, हर काम के लिए जो परफेक्शन की उम्मीद है वो हमसे की जाएगी, जो मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। क्या बात है मैम। मैम, जैसे आज की तारीख में बात की जाती है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी एक अभियान चलाया है गवर्नमेंट ने। उसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पे और शहरों के स्तर पे क्या वो महिलाओं का उसमें योगदान रहा है? मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं स्वाभाविक रूप से वो महिलाओं को, बेटियों को आगे लाने में सहयोग तो करती ही हैं। बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास पे जाना होता है, बातचीत होती तो ध्यान में आता है कि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो CM राइज विद्यालय में जो अब जाने लगी हैं। बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि विद्यालय जाना है तो साइकिल मिली है तो आसान हो गया। बहुत सारी बेटियां ऐसी जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, टैबलेट मिला तो उनके लिए पढ़ना आसान हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकारी योजनाएं स्वाभाविक रूप से इन सब चीज़ों को मोटिवेट तो करती हैं। क्या बात है मैम। और ये बिलीव, क्योंकि गवर्नमेंट ने योजनाएं बनाई हैं, उसका लाभ सबको मिले, हम भी यही चाहते हैं, और उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा इनपुट और ज़्यादा नॉलेज मिले जिनसे कि वो आगे बढ़ पाए। हाँ, जैसा आपने कहा ऐसा मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी तो है, और हम जैसे लोग, जितने भी लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, प्रयास करते हैं कि जहाँ भी जिन भी लोगों के बीच में जाएं तो समय समय पर उनको जागरूक कराएं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे NGO हैं
जो समाज में काम कर रहे हैं इन विषयों को लेकर के कि कौन सी सरकारी योजनाएं हैं और किन लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। उन लोगों के बीच में जा कर के उनका फॉर्म भराना, उन लोगों से बातचीत करना, उन्हें कहाँ समस्या आ रही है, किसी को आधार कार्ड बनाना है, केवाईसी अपडेट कराना है, कोई चीज़ें लिंक करानी है, ऐसी कोई योजना है जिसका लाभ उनको कैसे मिल सकता है, उसका प्रयास बहुत सारे संगठन शहर में कर रहे हैं। ये एक मुझे लगता है अच्छी बात है कि सरकार की सीमाएं हैं कुछ कामों को करने की, लेकिन जो लोग समाज का काम करते हैं उनकी कोई सीमा नहीं है काम करने की। क्या बात है मैम, तभी शायद आप जैसे लोग इतना ज़्यादा लोगों को एक्टिव करते हैं सोशल वर्कर्स में एंड चीज़ें बाहर निखर के आती हैं। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, जो महिला यदि आगे बाहर जाके जॉब करती है तो क्या उनके लिए वही एक आज़ादी है? नहीं, मुझे लगता है कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता इसमें एक फाइन लाइन डिफरेंस है। जिन परिवारों में अगर ये स्थिति है कि बाहर जा कर के काम नहीं करना, तो ऐसी सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि पहले जो काम की शुरुआत है वो हम घर से क्यों ना करें। आज हम कॉलोनीज़ में जाते हैं तो देखते हैं जगह जगह बड़ी पापड़ बनाने का काम लोग घर में कर रहे हैं, फॉल पिको का काम घर में कर रहे हैं, मेहंदी लगाना, कढ़ाई, पेंटिंग, सब चीज़ें घर से शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता है। सीधी मारवाड़ी हम सारे लोग जानते हैं कैसे उन्होंने अपना काम घर से शुरू किया, धीरे धीरे अति ग्रामीण पिछड़े परिवेश से आने के बावजूद आज भारत में न जाने कितने करोड़ लोग हैं जो उनको जानते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं और सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। और शहर के ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, केवल राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, साउथ की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ भी लोग सीधी मारवाड़ी को पहचानते हैं। तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर घर में परिस्थिति वैसी नहीं है, परिस्थिति किसको निर्मित करना है? हमको निर्मित करना है। हम जो घर का वातावरण है वहाँ से प्रारंभ करें। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके अनुकूल कब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्या बात है मैम। लेकिन आजकल मैम जो बात होती है कि आज़ादी आजकल बहुत ज़्यादा मिल गई है, महिलाओं को जॉब करने लगी हैं तो बहुत ज़्यादा ही आज़ादी है, अपने हिसाब से ट्रेंड्स फॉलो कर लिए हैं, यदि कमाई कर रही है तो आज के राइट में अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझने लगी हैं। क्या ये बात सच है? मैं इसको बिल्कुल ठीक नहीं मानती, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ महिलाओं का आज़ादी ऐसा तो कोई सवाल कभी रहा ही नहीं। जिनकी नगरी में हम रहते हैं, लोक माता अहिल्या देवी होलकर, उन्होंने इस राज्य का शासन चलाया। तो जो राज्य का शासन चला सकती है, जो अपने पति के नहीं रहने के बाद ऐसे लोग जो रणभूमि में जाकर के युद्ध लड़ते हैं, अपने राज्य को बचाते हैं, वो रानी दुर्गावती जो अपनी धरती की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान देती है, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो अंग्रेज़ों से अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रहती है, ऐसे देश में रहने वालों के लिए महिलाओं की आज़ादी मुझे लगता है कि एक पश्चिमी शब्द है जो एक नैरेटिव खड़ा करने का काम किया। और शायद मैं, आप, हम जैसे जितने भी लोग हैं वो इस मकर जाल में फंसे हुए हैं। तो भारत में महिलाओं को आज़ादी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि उचित शब्द नहीं है। और जहाँ तक इसका सवाल है, आपने जो कहा, तो एक अलग प्रकार की विचारधारा जिसके अंदर हम धीरे धीरे जकड़ गए हैं, उसके कारण हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वच्छंद हो गई है, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इस प्रकार से अपने आप के लिए सब चीज़ें सोचने लगी है। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जी का वर्ण सीता माता ने स्वयंवर से किया था। आज तो हम, ऐसा है ही नहीं कि स्वयंवर करेंगे और विवाह होगा। तो इस देश में तो इतनी स्वतंत्रता स्त्री को उस समय से है। मीरा जी ने सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण जी को ही मानूंगी, तो उस समय से स्त्री को उस विचार की स्वतंत्रता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने तय किया कि मैं जो है वीर रस की कविताएं ही लिखूंगी, और आज भी हम जो है बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनते हैं। तो स्त्री को स्वतंत्रता तो तब से ही है। तो कभी भी भारत में स्त्री गुलाम रही तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। तो किस बात की आज़ादी की बात करेंगे? जब गुलामी नहीं हुई तो आज़ादी किस चीज़ की है? क्या बात है मैम। मैम, आजकल की महिलाएं बहुत कामों में आगे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ये दुविधा रहती है कि हम घर और काम दोनों को बैलेंस कैसे रखें। मुझे लगता है बहुत आसान है। सबसे पहला तो जल्दी उठने की आदत डालना चाहिए, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। दूसरा मुझे लगता है थोड़ा सा गंभीर है। हम लोगों को लगता है कि हम सुपर वुमन हैं, हर काम कर सकते हैं।
मुझे लगता है काम की प्राथमिकता तय करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें जहाँ जो बहुत आवश्यक है पहले उनको करना, और जो काम हम नहीं कर सकते उसके लिए कभी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं कहते आना चाहिए। कई बार होता है कि ऑफिस का बहुत महत्वपूर्ण काम है और घर का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, आपको उस समय प्राथमिकता सोचना पड़ेगी कि बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस समय फिर घर परिवार को समय देना वो आवश्यक है। और एक छोटे से फ़ोन कॉल पे हम ऑफिस को बता सकते हैं कि बालक को मेरी बहुत ज़रूरत है, बालिका को मेरी बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं अभी इस काम को नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है हम इतने संवेदनशील समाज में तो रहते हैं कि जहाँ घर परिवार और अपनी प्रायोरिटीज़ की बात आती है, वह हमारे साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इतने समझदार हैं कि उस भाव को समझते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं आती। केवल हमारा डे टू डे जो शेड्यूल है वो हम बनाएं। रात में सोने के पहले जैसे हम लोग करते हैं कि कल क्या करना है, कल की पूरी तैयारी जो मोटा मोटा किया जा सकता है वो करके रखना चाहिए, और इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम अपना 100% कैसे दे सकते हैं। बहुत रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो मुझे लगता है कर्म करते जाना चाहिए। जब जब जैसे जैसे कर्म करते जाते हैं तो फल मिलता ही है। इसीलिए बहुत विचार करना, बहुत डायलेमा में रहना कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो बहुत सारी नाव में सवार होते हैं तो यात्रा नहीं कर पाते। पर मैम यदि महिलाओं को काम भी करना पड़ता है, घर भी संभालना है, तो घर संभालने में खाना आके बनाना, खाना बना के लेके जाना, बच्चों को खाना देना, इतना सब कुछ करने के बाद भी महिलाओं को उतना महत्व नहीं मिल पाता पुरुषों से जो उन्हें मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है कि अभी सिनेरियो चेंज हुआ है। आप जहाँ काम करते हैं, आपके साथ में जो आपकी कलीग्स हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उनकी तरफ कभी भी इस तरीके से देखते होंगे कि ये वाला प्रोजेक्ट है तो मैं इनको कैसे दूँ, ये कैसे कर पाएंगे, कभी नहीं देखते होंगे। मुझे लगता है कि अगर कोई पुरुष है तो शायद आपकी प्राथमिकता में उस काम के लिए महिला होती होगी कि शायद वो उसको ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा अच्छे ढंग से, कम टाइम फ्रेम में कर लेगी। फोकस ज़्यादा है। तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। इसका मतलब है कि हम महिलाओं की क्षमता पर विश्वास तो करते हैं। दूसरा, घर का काम मुझे लगता है कि उसको काम की तरह नहीं लेना चाहिए। मेरा घर है और मैं अपने घर में अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना के खिलाती हूँ, तो शायद मेरा बच्चा आधी रोटी ज़्यादा खाता है, मेरी सासू माँ एक रोटी ज़्यादा खाती है। और जब मेरी सासू माँ बोलेगी कि आधी देना, तो मेरी आधी कैसे होती है और जो दीदी घर में खाना बनाने आएगी उसकी आधी रोटी कैसी होती है वो हम सबको पता है। तो मुझे लगता है कि घर का जो काम है वो काम नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं उसको काम की तरह लूँगी तो स्वाभाविक है वो मुझे बोझ ही लगेगा। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक छोटी सी बिटिया जो है अपने भाई को लेकर के पहाड़ पे चढ़ती है, तो उससे एक व्यक्ति पूछता है कि बेटा इतना बोझ लेकर के क्यों चढ़ रही हो? वो कहती है कि बाबूजी ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। तो मुझे लगता है कि घर का जो काम है वो बोझ नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, और उसमें जो आनंद आता है, मेरा घर अच्छा रहे, साफ सुथरा रहे, मेरे घर के लोग मेरे हाथ का भोजन करें, मेरे घर में मुझे कोई बोले कि अरे वो उस दिन सब्जी बनाई थी ना, बहुत अच्छी बनी थी, आज भी वही खाना है, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो वो काम नहीं है, वो एक आनंद है। और हर स्त्री को उस सुख का आनंद तो लेना चाहिए। और स्वाभाविक है कि हमने तय किया है कि हमको बाहर जा कर के काम करना है और वहाँ अपने आप को प्रूव करना है, तो वहाँ हमको अपना 100% देना है। और ये कब हो सकता है? जब आप घर की चीज़ों को घर में छोड़ करके जाएं, और बाहर जब जाएं तो फिर बाहर काम में अपना 100% दें। लेकिन एक चीज़ और है कि एक स्त्री जब घर से बाहर जाती है तो घर उसके दिल में हमेशा चलता रहता है, वो कभी भी नहीं निकल सकता। अगर निकल जाता है तो फिर वो स्त्री नहीं है। क्या बात है, बहुत सही बात की है। क्योंकि मैम मैं बहुत मानता हूँ कि ये चीज़ महिलाओं में बहुत आगे होके आई है जब से हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने लगे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात हुई है। क्योंकि आजकल की महिलाओं में इतना एग्रेशन, इतना फोकस है कि वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं, इवन रिजल्ट्स बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं। जैसे कि आज हमारे ऑफिस में मैम 80% लड़कियां हैं। उसका रीज़न ही ये है कि क्योंकि हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू की है, सोचा है कि कैसे वो आगे बढ़ें। और ये बात बहुत सत्य है कि मैम आज जहाँ पे भी हम हैं सिर्फ महिलाओं के कारण है, क्योंकि महिलाओं में वो फोकस बहुत ज़्यादा है, उन्हें वो बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से आता है, एंड दे आर ऑब्वियसली वेरी मच अहेड इन टू देयर लाइफ एंड देयर करियर्स।
एंड वो आपको देख के हमें और सीखने को मिलता है. सो आज हमारी कोशिश ही यही है कि जो महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं, बढ़ना नहीं चाह रही हैं, क्या आप कहना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ें? आज की जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि जितने भी बेटे इस बात को सुन रहे हैं, उनके लिए तो ये संदेश है कि जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जितना सम्मान हम अपने घर में अपनी माताजी का करते हैं, बहन का करते हैं, उतना ही सम्मान घर के बाहर मिलने वाली हर स्त्री, हर बेटी का करें. ये उनके लिए. और युवतियों के लिए जो संदेश है कि अपनी क्षमताओं पर विश्वास होना चाहिए. कभी भी जीवन में कोई भी अल्प विराम जो है वो पूर्ण विराम नहीं होता. हो सकता है परिस्थितिवश आपने कुछ सोचा, वो पूरा नहीं हुआ, तो हार करके नहीं बैठना चाहिए. जीवन बहुत बड़ा है और हमने जो सोचा है वो आज नहीं तो कल पूरा होगा. लेकिन अगर हम ये सोच लें कि अभी तो नहीं हुआ, कैसे होगा, ये समस्या है, अगर समस्याओं की तरफ ही देखते रहेंगे तो कभी समाधान नहीं मिल सकता. मुझे लगता है कि अगर आज कोई समस्या आई है तो उसका समाधान आज ही ढूंढना चाहिए, बजाय उसको कल पे टालने के. बिल्कुल सही बात की मैम, बिल्कुल. क्योंकि मैम ये चीज़ तो होनी ही चाहिए. कल पे चीज़ें नहीं टाली जाए तो वो ज़्यादा बेटर है. क्या बात है मैम. 2-3 बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि शायद आपके द्वारा महिलाओं को पता होनी चाहिए. आपका आजकल के जो सिनेरियो है महिलाओं को लेके, क्योंकि बहुत सारा ट्रेंड में चल रहा है बातें. जब हम बात देख रहे हैं कि युवक फांसी लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो महिलाओं से प्रताड़ित है, और बहुत ट्रोल हो रहा है कि उनके रीज़न सिर्फ महिलाएं ही हैं या उनकी धर्मपत्नी ही है. उस पर आपका क्या व्यू है? मुझे लगता है बहुत दुखद है. हम जिस समाज में रहते हैं और जिस भारतीय समाज की कल्पना हम करते हैं, वहाँ परिवार का बहुत महत्व है. और इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि हम जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, सबको उद्वेलित करती हैं कि आज कुछ प्रतिशत ऐसी बहनें हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं. लेकिन उस कुछ प्रतिशत के कारण हम पूरी जितनी भी मातृशक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते. तो ऐसी सभी बहनें जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं, आपके माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ कि परिवार की जो कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर अगर अपना जीवन जिएंगे तो ऐसा कोई भी प्रसंग जीवन में नहीं आएगा कि आपको घर परिवार के जो लोगों पर इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जाना पड़े. और आप लोगों के कारण बाकी की जो बहनें हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है. इसलिए इस प्रकार का कृत्य न हो, इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए. ये उन बहनों के लिए. और वैसे जितने भी लोग हैं, जैसा भी आपने कहा, तो मुझे लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स और शादी.com और इस प्रकार के जितने भी ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से जब लोग बातचीत करते हैं और रिश्ता तय होता है, जो 2-3 घटनाएं अभी पिछले कुछ समय में इंदौर शहर में ध्यान में आई, तो उसके बैकग्राउंड में ध्यान में आया. इसीलिए पूर्वज हमारे कहते थे कि विवाह कहाँ करना है, तो जहाँ देखा हुआ है, जिन लोगों से हम परिचित हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको बोलते हैं ना ठोक बजा करके करना चाहिए. तो इसीलिए घर परिवार जब इन सब चीज़ों में कहीं जुड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से समाज में सम्मान है, समाज में प्रतिष्ठा है, व्यक्ति उसकी चिंता करता है. तो मुझे लगता है कि शादी विवाह करने के समय इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि किन के साथ, किन के बीच में, किन लोगों के माध्यम से ये संबंध हो रहे हैं. इसकी चिंता अगर करेंगे तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मुझे लगता है उसमें कमी आएगी. बिल्कुल मैम. और मैम जैसे भी आपने कहा कि डेटिंग ऐप्स आ गई है, शादी.com आ गया है, इन सब चीज़ों के दौरान एक और घटना ये सामने आती है कि आजकल के युवक युवतियों को शादी का झांसा देके और उनका उपयोग करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे रह जाती हैं. उन पे आपका क्या व्यू है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि एक स्त्री को ईश्वर ने सिक्स्थ सेंस दिया है, जिससे वो ये समझ सकती है कि किसी की दृष्टि जो है वो किस प्रकार की है, कोई कुदृष्टि तो नहीं डाल रहा. तो आज के समय में बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान में जैसा वातावरण है, हम देख रहे हैं कि लगातार लोग नशे की गिरफ्त में, पता ही नहीं लगता कौन आपसे मित्रता करता है. सामने से सोशल मीडिया से कौन आपसे मित्रता कर रहा है, नाम पता लगा राहुल, बाद में पता लगता है कि उसका नाम तो रहीम है, और फिर लफ्जी हाथ के इतने बहुत सारे केसेस जब हम हमारे सामने देखते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसके पीछे का कितना बड़ा काला षड्यंत्र हमको दिखाई देता है. तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा हमारा मित्र अगर कोई होता है तो वो हमारे परिवार वाले होते हैं.
अगर कोई भी चीज़ आपको जीवन में ऐसी लगती है कि कहीं तो भी कोई है जो परेशान कर रहा है, आसपास कोई आपको बार बार टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, घर परिवार में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप संवाद कर सकें। और जब हम संवाद करना बंद कर देते हैं ना, तो बहुत छोटी सी जो समस्या हम उसमें इतना उलझ जाते हैं, उस जाल में इतना फंस जाते हैं कि फिर निकल पाना मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी छोटी सी गलती, पहली बात तो गलती कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी कहीं कोई गड़बड़ है तो घर में ज़रूर बताना चाहिए। घर का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, आपकी चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, दीदी हो सकती है, भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी जिसको आपको लगता है, आपको कोई एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी चीज़ें साझा करें। आपको लगता है मैम इसका रीज़न कहीं ना कहीं एक आज की सोशल मीडिया हो गई है कि हम उसमें उतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने परिवार में बैठ के बड़ों से बात ही नहीं कर पाते? स्वाभाविक है। आज एक घर का चित्र देखेंगे, जितने भी विज्ञापन आते हैं, घर के 4 कोने हैं, चारों कोनों में एक तरफ जो है बेटा फ़ोन लेकर के बैठा है, एक तरफ पिताजी लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, एक तरफ माँ फ़ोन लेकर के बैठे, एक तरफ दादाजी भी अगर बैठे हैं तो वो भी जो है अपना फ़ोन लेकर के बैठे हैं। ये सटायर है बेसिकली। और मुझे लगता है कि ये जो व्यंग जो है वो धीरे धीरे हम सबकी जीवनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जैसे सभी स्थानों पर हम घर में देखते हैं पार्किंग के लिए हम जगह रखते हैं, तो घर में एक मोबाइल पार्किंग की भी जगह होना चाहिए, जहाँ जब हम भोजन करने बैठे तो सबका फ़ोन एक जगह रखा हो, जब हम पूजन करने बैठे तो सबका फ़ोन एक जगह रखा हो, जब हम एक साथ बैठ करके चाय कॉफ़ी पीने घर में बैठते हैं सबका फ़ोन एक जगह रखा हो। तो मोबाइल पार्किंग की जगह भी अब घर में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आवश्यक है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे सोशल मीडिया है, इसलिए आज हम आप कनेक्टेड हैं और यहाँ बैठे हैं, तो स्वाभाविक है जब छोटे थे तो पढ़ते थे विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, तो वैसा ही है कि हम किस चीज़ को कैसे देखते हैं, ग्लास आधा भरा है कि ग्लास आधा खाली है, हमारा विचार कैसा है। क्योंकि कंटेंट तो सभी प्रकार का सोशल मीडिया पे, हम क्या देखना चाहते हैं, हमारी सोच कैसी है। तो मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि अगर आपको फेमस होना है, अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, तो पॉजिटिव कंटेंट डाल के भी तो किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट अपने कल्चर हेरिटेज को दिखाते हुए बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें धार्मिक आधार पर दिखाते हैं, उसको लेकर के बनाते हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अत्यंत ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, लेकिन जब आप उनके अलग अलग प्रकार के नृत्य की भाव भंगिमाएँ देखते हैं तो हम जैसे लोगों को बहुत असहजता होती है कि हम किस प्रकार के समाज में जा रहे हैं। आज पता ही नहीं लगता। मुझे लगता है हम जितने लोग हैं, हम सब पहले अगर देखते हैं तो अगर घर में बैठक का स्थान अलग होता है, कोई भी कभी किसी को घर में अपना शयन कक्ष नहीं दिखाता था। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आप जो है बहुत सहज हो गए हैं अपने घर का हर कोना कोना जो है बाहर दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये चिंतनीय है, और अगर अभी इस पर चिंता करके इसको कैसे रोका नहीं गया तो बाद में बड़ी समस्या के रूप में समाज को और खोखला करेगा। क्या बात कही मैम, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आज की डेट में हर कोई चीज़ों का शो ऑफ करने लग गया है। बिल्कुल। एंड उसी के कारण ये चीज़ें और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हम कभी कभी देखते हैं दोस्तों में कि हम अच्छा आपने ये देखी चीज़, ये मेरा रूम देख रहा है, ये चीज़ देख रहे हैं, तो लोगों में शो ऑफ बढ़ गया, और शो ऑफ के कारण आई बिलीव पेरेंट्स कहीं ना कहीं वो चीज़ फेस कर रहे हैं। उसके पास भी बाइक है, मुझे सेम बाइक चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि हम आजकल आभासी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं। पहले ऐसा होता था कि हमारे मोबाइल में आजकल जीपीएस है, पहले होता था कि घर पे कोई आसपास जीपीएस नहीं होता था। आसपास के जितने लोग हैं, दादी चाची बुआ, आप कहीं तेज़ भाग के जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं, तेज़ गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो वो जो आपके कॉलोनी की जीपीएस है वो घर पे शिकायत करते थे कि अरे आपका जो है बालक या बालिका बहुत तेज़ गाड़ी चला के जा रहा है, ज़रा रोकिए। और आजकल हमारे फ़ोन में जीपीएस होने के बाद भी हम देखते हैं ना, हम बहुत आभासी दुनिया का हिस्सा हो गए। लोग बोल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में हम बहुत अनसोशल हो गए। और ये जो एक तुलना वाला जो चीज़ें लगातार हमारे आसपास बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि इससे व्यक्ति की मनस्थिति पे भी फ़र्क पड़ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति पे भी फ़र्क पड़ रहा है, पारिवारिक कलह भी बढ़ रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं तो भी समाज के विघटन का कारण है, क्योंकि हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं ज़रूरी नहीं है। जो बहुत खुश है उसको सोशल मीडिया पे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं खुश हूँ, और जो बहुत अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से बहुत कमज़ोर है, और आजकल वो एक शेर चल रहा है ना कि तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो ये उसी प्रकार की चीज़ है। मुझे लगता है कि हमारे पास जो नहीं है वो बहुत छद्म चीज़ अगर हमारे पास आई है
तो उसका ढिंडोरा पीटना, तो आजकल ये चीज़ें हो गई। तो मुझे लगता है कि जो बहुत क्षणिक है, और जो क्षणिक होता है वो स्थायी कभी नहीं हो सकता। वो केवल वहाँ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो बहुत खुश दिख रहा हो, घूम रहा हो, बहुत आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत आनंद में है, वास्तव जीवन में जब हम देखते हैं तो वो बहुत बिखरा हुआ, टूटा हुआ दिखाई देता है। जो लोग बहुत खुश हैं, बहुत आनंद में, बहुत प्रसन्न है, तो उनको उसको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात की मैम। मैम, इसी सोच से आप युवक युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि वास्तव में सोशल मीडिया का हमको जो उपयोग करना चाहिए वो हम कैसे पॉजिटिव कंटेंट बनाने के लिए कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हम जानते हैं और हमको ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को भी उससे जान करके अपना ज्ञानवर्धन करना है, उसके लिए कैसे कर सकते हैं। और अगर नशा करना ही है तो भारत भक्ति का कीजिए। क्या बात कही मैम। मैम, इक्वलिटी का आपको लगता है आज की डेट में गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं फिर पौराणिक परंपरा पे जाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो माना जाता है कि स्त्री जो है वो सृष्टि की रचयिता है, और सदैव कहा जाता है कि पहले जो है वो स्त्री की पूजा होती है। अभी भी हम नवरात्रि आने वाली है, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ स्त्री सम्मान जो है वो हम सबकी रगों में है। इक्वालिटी और इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो मुझे लगता है पश्चिम से बहुत ज़्यादा अभिप्रेरित है। जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो सबके मन में ऐसा लगता है कि इक्वालिटी मतलब पुरुषों से बहुत आगे जा कर के, मतलब अगर मैं घर में रोटी बनाती हूँ तो मेरे जीवन साथी को भी वही काम मेरे साथ करना चाहिए। मैं अगर ऑफिस से आती हूँ तो मुझे वो ला करके चाय बना करके दें। हम इन सब चीज़ों को मानते हैं कि इक्वालिटी है। तो मुझे लगता है कि इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो हम जिस देश में रहते हैं वहाँ, जैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का भी उल्लेख हुआ, ये वो देश है जहाँ पे प्रधानमंत्री भी महिला रही हैं। ये वो देश है जहाँ की वित्त की बागडोर अभी भी महिला के हाथ में है। ये वो देश है जब ये चंद्रयान पर गया तो उसका नेतृत्व करने वाली कौन थी? महिलाएं ही तो थी। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से महिलाओं को देखना चाहिए। और हमारे देश में स्त्री पुरुष समानता की बात कही गई है, तो वो कैसी समानता? कोई भी प्रार्थना अगर आप देखेंगे, जितनी भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, कहीं भी मानव के कल्याण की बात कही गई है। केवल स्त्री के कल्याण की या पुरुष के कल्याण की बात नहीं बिल्कुल कही सही है। बात कही आप। पुराणों में लिखा है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक रथ के पहिए हैं। जब वो दोनों पहिए ठीक चलेंगे तो वो रथ ठीक चलेगा। तो परिवार वो रथ है। और मुझे लगता है कि आपसी संबंध और सामंजस्य यही जो है जीवन का आधार है। इसमें इक्वालिटी जैसा अंग्रेजी शब्द जोड़ करके जो आपसी संबंध और अपनत्व है, मुझे लगता है कि उसका उल्लेख किया जाएगा तो फिर उसका महत्व कम हो जाएगा। क्या बात कही मैम, बहुत बहुत बढ़िया मैम। मैम, ऐसे ही आजकल महिलाओं में थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है। वेस्टर्न कल्चर और हमारे जनरल कल्चर में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि पहले का जो हमारा कल्चर है और अब जो कल्चर आता जा रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। नाइट लाइफ का बहुत चेंज हमें देखने को मिला है, और ये तो बहुत, मैं बोलूँगा, कैलाश विजयवर्गीय के कारण शायद हमारे इंदौर में ये कल्चर अभी भी सही चल रहा है, क्योंकि हमारी नाइट लाइफ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है आगे। उस पर आपका क्या विचार है? मुझे लगता है जहाँ तक रात्रिकालीन संस्कृति की बात है, तो हम जिस शहर में रहते हैं वो तो रात्रिकालीन संस्कृति का ही शहर है। मतलब जब यहाँ मिलें हुआ करती थी तो रात को 12 बजे एक पाली छूटती थी, दूसरी जाती थी, सुबह 6 बजे दूसरी पाली छूटती थी और तीसरी जाती थी। तो यहाँ तो शुरू से ही ये संस्कृति रही है। हम जब सराफा जाते हैं, छप्पन जाते हैं, इस प्रकार से जब देखते हैं तो यहाँ टोरी कॉर्नर चले जाइए, पुराना इंदौर चले जाइए, तो रात जैसा कभी रात लगी ही नहीं। तो ये तो वो शहर है जो ऐसा कहा जाता है कि शबे मालवा की बात लोग करते हैं, तो शबे मालवा को जीने वाला शहर हमारा शहर है। तो रात्रिकालीन संस्कृति जो है वो रात्रिकालीन या प्रातःकालीन इस प्रकार की नहीं हो सकती। संस्कृति तो संस्कृति होती है। हाँ, आपने जो नाइट लाइफ शब्द का उपयोग किया वो स्वाभाविक है कि वो आजकल की जो पीढ़ी है वो उसको अलग प्रकार से लेती है। तो रात्रिकालीन संस्कृति में तो हम सारे लोग बड़े उसी संस्कृति में हुए हैं कि मुझे ध्यान है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रात में अगर 2 बजे सराफे से घर वापस आना हो तो घर में किसी को चिंता हुई हो कि ये 10 बच्चे गए हैं तो ये वापस अभी तक आए नहीं, तो कैसे आएंगे, कब आएंगे कब आएंगे, जब तो मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। तो इतना सुरक्षित हमारा जो माँ हिला की नगरी है वो रही है। पर जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा करके और इन चीज़ों को मनस्थिति बना करके मुझे लगता है कि
एक बदलाव करने का प्रयास किया गया। नाइट लाइफ और नाइट कल्चर दोनों में बहुत फर्क है। संस्कृति कभी विकृति नहीं हो सकती, लेकिन हाँ जो नाइट लाइफ है वो विकृत हो सकती है। जिस प्रकार की चीज़ें हमको अभी दिखाई दे रही हैं, रोज कई बार अखबारों में, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस आते हैं, मन मेरा क्या हम सबका आहत होता है कि बच्चे नशे की हालत में हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, क्या बेटे क्या बेटियां, सभी प्रकार से जो है संस्कृति को खराब करने का काम वो लोग कर रहे हैं। तो मन दुखी होता है। और मुझे लगता है कि शहर में बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे रुक सकती हैं। और हमारी ओर से कई बार हमने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इन क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनसे कई बार हमने संवाद भी किया है। और मुझे लगता है कि धीरे 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 ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, तो सरकार की अपनी सीमाएं हैं। ये विषय परिवार का है, संस्कार का विषय सरकार का नहीं है, संस्कार का विषय परिवार का है। तो ये चीज़ें परिवार से ठीक होंगी। क्या बात है। महिलाओं का रात में सेफ होना कितना इम्पोर्टेंट रखता है? मुझे लगता है क्या दिन और क्या रात, महिलाओं को तो हमेशा ही सेफ रहना है। हमको ऐसा वातावरण निर्मित करना है कि हर स्त्री, हर युवती अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। और जहाँ मैंने शुरू किया था कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। इन चीज़ों को मुझे लगता है हमको मानना चाहिए। और एक अच्छे समाज की जब हम कल्पना करते हैं, तो एक अच्छे समाज की कल्पना में बेटियां संस्कारित हों, बेटियां अपनी परंपराओं का निर्वाह करें। इसके साथ साथ हम अपने बेटों को भी इस चीज़ की चिंता करें कि वो कैसे महिलाओं का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, इसकी चिंता करें। और मुझे लगता है कि अगर हम वास्तव में भारतीय मूल परंपरा की ओर जाएंगे तो हर महिला सुरक्षित है, हर बेटी सुरक्षित है। क्या बात है मैम। क्योंकि आज की डेट में ये हम केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं कि आज ये युवती के साथ ऐसा हो गया, आज इस युवती के साथ ऐसा हो गया। ये सेफ जोन जो अभी हम देख रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंटली बिगड़ा है, इसका आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? सबसे बड़ा जो कारण है, मुझे लगता है कि तेज़ी से जो नशा फैल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है। जितनी भी घटनाएं भी सामने आई हैं उसमें ध्यान में आया है कि जो भी आरोपी है नशे की हालत में है, वो ड्रग एडिक्ट है। और वो क्या कर रहा है उसके चेतन मन को पता ही नहीं है। तो चेतना शून्य होकर के इस प्रकार की घटनाएं जो है वो समाज के सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नशे पर कैसे काबू किया जाए, पहला। दूसरा, जो एक अलग प्रकार की चीज़ें जो हम सार्वजनिक रूप से नहीं देख सकते, वो हमारे मोबाइल पर उपलब्ध है। तो मुझे लगता है कि सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहती हूँ कि कोई ना कोई ऐसा नियम बनाया जाए कि वो सारा कंटेंट जो हम सार्वजनिक नहीं देख सकते, तो फिर हम अकेले में देख रहे हैं, इसका मतलब है वो गलत है। तो वो जो हानिकारक कंटेंट है जो समाज को विकृत कर रहा है, मानसिक जो स्वच्छता है उसकी भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में हम हैं, तो बाहर तो सब स्वच्छता है, पर मानसिक स्वच्छता के लिए काम करने की आवश्यकता है। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक है एक अच्छे, सुंदर, सुरक्षित और आगे की ओर अग्रसर हो रहे देश के लिए हम सब अपना सहयोग कर पाएंगे। क्या बात है मैम, बहुत सही कहा आपने। मैम, कौन सी ऐसी रूढ़िवादी सोच है जो महिलाओं के लिए गलत है? मुझे लगता है कि देश के अलग अलग हिस्सों की जब हम बात करते हैं तो सब जगह कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं हैं। राजस्थान का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर आज भी महिलाओं को जो है कि शैतान का रूप बना करके और इस प्रकार से उनको दिखाया जाता है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ आज भी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिलाएं होती हैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करना पड़ती हैं। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ आज भी बाल विवाह के इतने सारे कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है बाल विवाह है। तो मुझे लगता है कि देश का हर हिस्सा अलग अलग जो रूढ़िवादी सोच है उससे घिरा हुआ है। लेकिन जब हम वर्तमान में समाज की बात करते हैं तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं कि वो सब चीज़ें जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता नहीं है, जो अप्रासंगिक हैं, देश से उन चीज़ों को समाप्त होना चाहिए। ओके। जैसे आपने भी बात की मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल की, आज भी कई लड़कियां खुल के उसके बारे में बता नहीं पाती हैं एंड वो बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यदि आप खुल के उसके बारे में बात कर सकते हो, कोई झिझक वाली बात नहीं है।
मुझे लगता है कि एक महिला, एक युवती जब स्वस्थ रहेगी, अगर वो स्वस्थ है तो स्वस्थ समाज की कल्पना हम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। और इन सब विषयों के बारे में मुझे लगता है वर्तमान समय में बहुत सारी ऐसी शासन की भी योजनाएं हैं, शिक्षा विभाग भी इस प्रकार की योजनाओं को संचालित करता है कि बेटियां उस ठीक उम्र में इन सब विषयों के बारे में समझे। और बहुत आवश्यक है कि वो सारी चीज़ें जो पुराने समय में हम जिनको कह सकते हैं कि ब्लॉकेजेस थी, आज के समय में नहीं है। पुराने समय में यदि ये सब चीज़ें थी कि आपको ऐसे समय में काम नहीं करना है, इस काम को, तो कारण था कि घर लीपना पड़ता था, आटा जो गेहूं है वो उसको हाथ से पीसना पड़ता था, तो स्वाभाविक है उस समय शक्ति सामर्थ्य उतना शरीर में रहता नहीं है, इसलिए उस पर्टिकुलर समय के लिए वो सारी चीज़ें थी। आजकल साधन सुविधाएं बहुत अलग हैं, तो मुझे लगता है आजकल इन चीज़ों पर विचार अलग प्रकार से होना चाहिए और ऐसे विषयों पर मुझे लगता है कि खुलकर बात होना चाहिए, क्योंकि अगर बेटियां स्वस्थ हैं, महिलाएं स्वस्थ हैं, तो ही हम स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात की मैम। मैम आजकल ये सोच इक्वालिटी की बहुत आ गई है लड़कों और लड़कियों में, जहाँ पे बात करते हैं कि आज यदि लड़का सिगरेट पी रहा है तो लड़की भी सिगरेट पी रही है साथ में, एंड दैट्स व्हाट पीपल कॉलिंग एज एन इक्वालिटी। मुझे लगता है कि ये कैसे इक्वालिटी है? इक्वालिटी तो तब होगी जब मैं कोई प्रोजेक्ट अपने किसी सहकर्मी के साथ उसी सामर्थ्य के साथ करूं। इक्वालिटी तो तब होगी कि जब इस प्रकार का जो वातावरण हमारे आसपास हमको दिखाई देता है, उस वातावरण में हम सब लोगों के साथ कैसे अपने आप को सहजता के साथ काम में लगा सकते हैं। कहीं कोई लाइन लगी है और हम बात करें कि नहीं, महिलाओं की जो है वो लाइन अलग से होना चाहिए, हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए हैं, कोई फिजिकल एग्ज़ाम जिसमें हम एक साथ में लड़ना चाहते हैं। हम देखते हैं जब भारतीय सेना की बात करते हैं तो मैडम नहीं है, दोनों सर हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है। हम किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की बात करते हैं तो वो महिला है तो भी कुलपति, आजकल हम उसको कुलगुरु कहते हैं, और पुरुष है तो भी वो कुलगुरु है। तो मुझे लगता है कि इक्वालिटी तो यही है, साथ में बैठ कर के बियर पीना, साथ में बैठ कर के सिगरेट पीना, इस प्रकार का जो एक गलत प्रकार का सामाजिक वातावरण खड़ा किया जा रहा है समानता के नाम पर, मुझे लगता है ये चिंतनीय है और इसके लिए हम सभी को सोचने की आवश्यकता है कि ये सब चीज़ें कैसे संभव हैं। ये चीज़ें कैसे संभव हैं कि एक जिस प्रकार से एक पुरुष रहता है, जिस प्रकार के वस्त्रों में महिला रह सकती है क्या? तो जिस समाज में हम रहते हैं वो गरिमामयी समाज है, तो समाज की गरिमा को ध्यान में रख करके अपने जीवन का यापन करना, मुझे लगता है कि स्त्री के लिए ये आवश्यक भी है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है। हमने तो कभी स्त्री और पुरुष को अलग माना ही नहीं। स्त्री और पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार गरुड़ पक्षी के दोनों पंख हैं और अगर दोनों पंख समान चलेंगे तो ही पक्षी ऊंची उड़ान भर सकता है। तो इसका मतलब है कि जब हम परिवार की बात करते हैं या घर की बात करते हैं, अगर भाई बहन है या परिवार में है तो पति पत्नी है, तो घर में जितने भी लोग हैं, समाज में जितने भी लोग हैं, लिंग कोई भी हो, लेकिन वो सब जब देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए एक ही दृष्टि से सोचें, जब अपने शक्ति सामर्थ्य का जो उपयोग है वो सकारात्मक ढंग से करें, और स्वाभाविक रूप से जब कोई काम करने के लिए निकले हैं, मैं कहीं कार्यालय में कोई काम करने के लिए निकली हूँ, तो जितनी क्षमता से मेरा पुरुष सहकर्मी उस काम को कर रहा है, उसी क्षमता के साथ मैं भी अपने उस काम को करूं। तो मुझे लगता है कि यही समानता है। मतलब किसी भी प्रकार की हीन भावना मुझ में नहीं होना चाहिए कि अरे मैं स्त्री हूं तो मैं कमज़ोर हूं, मैं कैसे करूंगी। अब बिना किसी विचार के अपने आंतरिक सामर्थ्य को जानना, मुझे लगता है यही समानता है। क्या बात है मैम। अहिल्याबाई होलकर से आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का पूरा जीवन हम सबके लिए पाठशाला है। उनका बचपन देखें, उनका विवाह के बाद का जीवन देखें, पूरा जीवन जब हम देखते हैं तो आजकल हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में घबराते हैं, बहुत छोटे संघर्षों में अपना आपा खो बैठते हैं। लोकमाता का जब पूरा जीवन देखते हैं तो ध्यान में आता है कि जीवन में वो सब लोग जो उनके अपने थे, जब वो चले गए, एक एक करके उनने 28 मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी और अपने सबसे प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने जाते देखा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को संघर्ष के सामने खड़ा किया। एक उल्लेख यहाँ करना चाहती हूँ, जब लोकमाता के आसपास के जितने भी पुरुष हैं वो नहीं रहे, तो उनके जो दीवान है गंगाधर चंद्रचूड़, उन्होंने राघोबादा पेशवा को पत्र लिखा और कहा कि अब अहिल्याबाई जो है वो तो अबला हैं
और यहाँ कोई है नहीं, तो आप आइए और होलकर राज्य को अब आप जीत सकते हैं। अहिल्या माता ने बहुत प्रत्युत्पन्नमति के साथ, बहुत चातुर्य के साथ, हम केवल शिवलिंग के लिए अहिल्या माता को देखते हैं, उन्होंने चंद्रावत और गोहन का जो युद्ध है वो रणभूमि में जाकर के लड़ा और जीता भी। पर ऐसे कई युद्ध हैं जो उन्होंने बिना रणभूमि में जाकर भी जीते। उसमें से एक यह है, जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने एक पत्र राघवबादा को लिखा और लिखा कि राघवबादा आप आ रहे हैं, मैंने सुना आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है। और ये कब की बात है, जब वो 50,000 की सेना शिप्रा तक लेकर आ चुके थे। अगर आप एक महिला से जीत जाते हैं तो स्वाभाविक है लोग इस बात को बहुत सामान्य रूप में लेंगे कि एक महिला से ही तो जीते हैं। लेकिन राघवबादा एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर एक अबला महिला से आप हार जाते हैं तो आपकी कितनी जगहसाई होगी। उस पत्र की जो एक पंक्ति है उसने उस युद्ध को टाल दिया। तो मुझे लगता है कि जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, कितनी विषम परिस्थितियां हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति से परिचित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कोई भी समस्या और कोई भी चुनौती उसका सामना आप कर सकते हैं। ये अहिल्या माता का जीवन सिखाता है। क्या बात है मैम, मेरे बॉडी में भी रोंगटे से खड़े हो गए जब आपने ये बात कही। क्या बात है, क्या बात है मैम। ये यदि आजकल के युवक युवतियाँ ये चीज़ समझ लें कि हमारे पुराने समय में जो लोगों ने किया है और अहिल्याबाई ने जो त्याग दिया है वो यदि उसका वैल्यू समझे तो आई बिलीव उनके करियर में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके करियर की ओर अग्रसर होते हैं तो मुझे लगता है कि पहले 5 अंकों की सैलरी, फिर 6 अंकों की, फिर 7 अंकों की, और मुझे लगता है पूरा जीवन उसी की तरफ भागता जाता है। लेकिन जीवन में कई ठहराव भी आवश्यक है जो आज की पीढ़ी को सीखने की ज़रूरत है। कल साइकिल थी तो आज स्कूटर, स्कूटर के बाद बाइक आई, बाइक के बाद कार, फिर उसके बाद में एक्सयूवी, उसके बाद मुझे लगता है कि जीवन की कोई था नहीं है। तो कहाँ रुकना, ये भी मुझे लगता है ज़रूरी है और आज ये सीखना आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा रही है वहाँ मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब मैं कहीं बैठी हूँ, मैं बैठ करके और भरपूर भोजन कर रही हूँ, मेरे सामने इतना भोजन है कि जो शायद मुझे छोड़ना भी पड़े, और मेरे सामने कोई बच्चे हैं वो भूखे हैं और उसके बाद भी वो जो भोजन का निवाला है वो मैं गले से उतरा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिर जीने का अधिकार नहीं है। क्या बात है। तो आज की पीढ़ी को उस संवेदनशीलता के साथ जीने की आवश्यकता है। क्या बात है मैम। आपकी नज़र में आदर्श समाज कैसा होगा जहाँ सशक्तिकरण की ज़रूरत ही ना पड़े? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य का निर्वाह करेगा, बेटी, बेटा, माता, पिता, दादी, दादा, नाना, नानी, घर के जितने भी लोग हैं, और कोई अपने कर्म स्थल पर है तो वहाँ का जो नेतृत्व करता है वो भी, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी, जब हम पारदर्शिता के साथ अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, केवल अपने अधिकारों की चिंता नहीं करते, अपने कर्तव्यों को भी उतने ही बेहतर ढंग से अपनाते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आदर्श समाज है जो अपने आसपास के विषय में सोचता है, स्वाभिमान के साथ स्वभाषा, स्वदेशी, स्वधर्म के लिए काम करे, पर्यावरण की चिंता करे, नागरिक बोध की चिंता करे। कोई नहीं देख रहा है उसके बाद भी लाल बत्ती पे मेरी गाड़ी खड़ी है, कोई नहीं देख रहा है उसके बाद भी मैं कचरा डस्टबिन में ही डाल रही हूँ, कोई नहीं देख रहा है उसके बाद भी मैं सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम ये सब चीज़ें स्वयं से करेंगे, स्व अनुशासन से जिएंगे, तो स्वाभाविक रूप से एक अच्छे समाज की हमारी जो कल्पना है उसको पूरा कर सकेंगे। क्या बात है मैम। आप पुरुषों को क्या कहना चाहेंगी जो आजकल की महिलाओं के लिए अपना व्यू रख सके? मुझे लगता है कि जितने भी युवा और बंधु मुझे सुन रहे हैं, किस प्रकार से हम घर में अपने घर की जितनी भी बहनें हैं, माताएं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक वैसे ही बाहर जब घर से निकलते हैं उसी सम्मान की दृष्टि से अपने आसपास काम करने वाली महिलाओं को, अपने साथ पढ़ने वाली बेटियों को उसी रूप में देखें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जिसने हमें जन्म दिया और जिसने हमारे लिए जन्म लिया, तो मुझे लगता है उन दो की चिंता विशेष रूप से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज की जैसे हम कल्पना करते हैं उस कल्पना में हम अपना सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। तो स्त्री सम्मान केवल कहना नहीं है,
स्त्री सम्मान हम सबके रक्त में है। कैसे वो बाहर भी सदैव परिलक्षित हो, केवल कूल दिखने के लिए, केवल अपने दोस्तों के बीच में वाहवाही लूटने के लिए, अपने साथ पढ़ने वाली जो जितनी भी लड़कियां हैं उनके विषय में कोई भी अनर्गल टिप्पणी करना और अपने आप को बहुत मॉडर्नाइज दिखाने के लिए आजकल के परिवेश में हम जैसे नहीं हैं फिर भी उन लोगों को दिखाने के लिए वैसा बनना, तो मुझे लगता है ये स्वयं के साथ छल है। इससे बचने की आवश्यकता है। क्या बात कही मैम। ये आपका जो आज व्यू आपने दिया है मैम, ये आई बिलीव बहुत सारे लड़कों को उनका व्यू चेंज करेगा, उनके दिमाग में ये चीज़ लेके आएगा कि आज भी महिलाओं को हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सोच है। मैं देखती हूँ तो हम बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत सारे आयोजनों में जाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरे देश भर में कहीं भी कोई भी युवक या कोई भी पुरुष कभी भी स्त्री को उसका विचार ऐसा नहीं होता है कि मुझे इसको गलत दृष्टि से देखना है, या उसका विचार ऐसा भी नहीं होता है कि मुझे इसका अपमान करना है। पर जैसा आजकल का कैंपस का वातावरण बन गया, आजकल जैसा कार्यस्थल का वातावरण बन गया, तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के जैसा बनने के लिए, जैसा मैंने कहा कि अपने आप को कूल दिखाने के लिए, बहुत मॉडर्नाइज दिखाने के लिए, शायद वो जो वो नहीं है वैसा बनने का प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में शायद दूसरों को आहत वो करना नहीं चाहता पर हो जाता है। क्या बात कही है मैम। आज मैम आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को, और युवकों को तो आपने दे दिया, पर महिलाओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज महिला दिवस पे वो अपने अंदर ऐसा बदलाव लेके आए जो आगे और उन्हें अपनी लाइफ में बढ़ा सके? मुझे लगता है कि आप सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अपनी चाबी अपने हाथ में होना चाहिए, कोई और हमें नहीं चला सके इसकी चिंता हमको करना है। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप सेहतमंद हैं तो आपसे ही परिवार है, आप खुश हैं तो सभी लोग खुश हैं, आप संतुष्ट हैं तो सभी संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि जीवन में कभी कभार अल्प विराम हो सकता है परिस्थितिवश, पर वो अल्प विराम कभी भी पूर्ण विराम नहीं हो सकता। ऐसा सोच करके अपने जीवन की ओर आगे बढ़ें, अपने सपनों को नई ऊंचाइयां दें, नई उड़ान दें। अपने आसपास परिस्थितियां वैसे निर्मित करने में हम सब सक्षम हैं जो हमारे अनुकूल हों। तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबराइए नहीं, ईश्वर ने आपको एक विशेष शक्ति दी है, उस शक्ति से परिचित रहें और भी महिलाओं का साथ दें जो आपके साथ हाथ पकड़ करके आगे बढ़ सकें। आज आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब मिलकर के एक नए भारत के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा अवश्य हैं ही, और तेज गति से उसमें आगे बढ़ेंगे। क्या बात है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने आज इस शो में आके हमारी बहुत मान रखा है मैम। एंड आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी आप सब लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और स्वाभाविक है कि आज की पीढ़ी को जो संदेश जाना चाहिए वो आपने प्रयास किया है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जाए। और मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं यही बहुत बड़े बदलाव की ओर लेकर के जाती हैं। अगर इस माध्यम से कुछ लोगों के जीवन में बदलाव आया तो मुझे लगा कि आज का पॉडकास्ट जो है वो सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।